गुड मॉर्निंग। तो कल तक क्वेश्चन किए थे, बाकी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लिखो जरा क्वेश्चन पहले। टॉर्शन टॉपिक का है, टॉर्शन का। अ कंपोजिट शाफ्ट, क्वेश्चन पूरा लिखो कॉपी पे पहले। कंपोजिट शाफ्ट, कई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज लिखा कि सर टॉर्शन के क्वेश्चन कम हुए हैं, थोड़े ज्यादा करा दीजिए। तो वो क्वेश्चन हम क्या है, जनरली अभी कन्वेंशनल बैच में सब पूरा ध्यान डिटेल रखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन के सब सारे टॉपिक जो मिलते जाते हैं करते जाते हैं। बाकी आपको जो लगता है कि जिस टॉपिक में सर इसके क्वेश्चन ज्यादा करा दीजिए, कम करा दीजिए, इसके कर दीजिए, तो वो हम कर देंगे। जब कई स्टूडेंट मुझे लिखा है सर टॉर्शन के और करा दीजिए, तो ये तो भी हम कर ही रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन तब भी हाँ आप लिखते रहते हो, तो इससे हाँ लिखते हैं भाई स्टूडेंट को इसकी जरूरत है, तो वो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी लगता है कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा करा दीजिए, इसके करा दीजिए, सर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक करा दीजिए, तो वो हम सब आप मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं वो क्वेश्चन ले लूंगा। अब जैसे मुझे 2 3 4 मैं स्टूडेंट ने लिखा कि अब कोई एक स्टूडेंट लिखेगा तब तो नहीं भाई, ठीक है एक स्टूडेंट को कब होगा तो मैं उसको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन 2 3 4 स्टूडेंट लिखा सर टॉर्शन के टॉपिक है, तो टॉर्शन तो भी चल ही रहा है, सब टॉपिक हम पढ़ ही रहे हैं। बाकी आपको जो भी टॉपिक लगता है सर इसके क्वेश्चन करा दीजिए, टॉपिक के अंदर इस चीज के करा दीजिए, तो वो हम आप मुझे लिख दो तो मैं वो आपको करा दूंगा। बस ये है कि अच्छे से हमको सीखना है। देखो जरा क्वेश्चन। अ कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ A composite shaft consists of steel rod 60 mm diameter. Steel rod 60 mm diameter, surrounded by closely fitting tube. Surrounded by closely fitting tube of brass. Fitting tube of brass. Find out the outside diameter of tube. Find out the outside diameter of tube. So that when a torque is applied to the compound shaft, so that when torque is applied to the compound shaft, compound shaft, it will be shared equally. It will be shared equally by the two material. By the two material. Next line से इसी में, if the torque is 10,000 Newton meter, if the torque is 10,000 Newton meter, determine the maximum shearing stress in each material. Determine the maximum shearing stress in each material and angle of twist in a length of 4 meter. Length of 4 meter. दो तरह का कनेक्शन मानते थे हम शाफ्ट में, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। तो ये पैरेलल कनेक्शन है, क्लियर दिख रहा है। क्या बोला है, कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील रॉड 60 mm डायमीटर। तो ये स्टील का रॉड है 60 mm डायमीटर, दैट 60 mm डायमीटर, सराउंडेड बाय ए क्लोजली फिटिंग ट्यूब ऑफ ब्रास फिक्स्ड टू इट। मतलब इसका है कि दैट ब्रास का जो के अंदर स्टील का रॉड को ब्रास का ट्यूब जो था उसके अंदर स्टील का रॉड को फिक्स कर दिया, टाइटली फिक्स कर दिया। बोल रहा है कि इसका आउटर डायमीटर बताओ। अब इनर डायमीटर कुछ नहीं लिखा ब्रास का, मतलब इसका मतलब जो इनर डायमीटर ब्रास का है वो स्टील का डायमीटर के बराबर ही 60 mm। क्यों? टाइटली फिक्स किया इसके अंदर। बाय द ब्रास टू फिट, फाइंड आउट द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर पूछा है DO, ये पूछा है आपसे। व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड टू द कंपोजिट शाफ्ट, ये टॉर्क जो अप्लाई किया तो कितना डायमीटर दैट हो, टॉर्क अप्लाई किया उससे स्ट्रेस वगैरह पूछेगा आगे, वो यूज कर रहा है। When a torque is applied to the composite shaft, it will be shared equally by the two material.
हमें मालूम है सीरीज और पैरेलल में क्या था, सीरीज में क्या होता था, टॉर्क सेम रहता था, पैरेलल में क्या था, थीटा सेम रहता था, एंड पे एल था, एल सेम थीटा सेम, ये वहां यूज किया था शाफ्ट एंड पैरेलल का जब स्टडी किया। इसलिए क्वेश्चन वगैरह क्या है ये सब रिवाइज करा देते हैं, और क्या रिवीजन के लिए है सब, और क्या क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं। अब हमको रिकॉल आता है शाफ्ट एंड पैरेलल में क्या करते थे, तो भूलते हो तो आपने देख लिया कॉपी, ये नहीं करेगा, भूल सब भूल जाते हैं, आपने चेक कर लिया कैसे किया था शाफ्ट एंड पैरेलल का स्टडी, वहां से देख लिया, वहां से कर लेंगे। फिर सेकंड पार्ट बोला है टॉर्क इज 10,000 न्यूटन मीटर अप्लाइड, डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इन ईच मटेरियल एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट द लेंथ ऑफ 4 मीटर। तो ये पहला पार्ट जो है द आउटसाइड, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि इसका आउटसाइड डायमीटर डी आउटर जो है ये निकालो। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि टॉर्क लगा दिया 10,000 न्यूटन मीटर का, ये टॉर्क लगा दिया 10,000 न्यूटन मीटर का, तो कितना स्ट्रेस आएगा स्टील पे और ब्रास पे वो निकालो। और देन सेकंड पार्ट बोल रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करो। तो देखो जरा शाफ्ट इन पैरेलल का स्टडी हमने किया था, उसमें क्या था, टॉर्क लगाते हो तो कुछ टॉर्क आपका ब्रास बियर करेगा, कुछ आपका स्टील बियर करेगा। तो टॉर्क पहला इक्वेशन क्या था, टी टॉर्क इक्वल टू टी ब्रास प्लस टी स्टील, दूसरा एंड पे थीटा सेम होता है, वहां से कंडीशन निकाल सकते हैं। तो वहां हमने पढ़ा है शाफ्ट इन पैरेलल, अगर आप भूलते हो तो अपने कॉपी में देखो, चेक करो, ये क्लासेस ये जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह है इसीलिए है, ये सब रिकॉल हो जाए। तो इसको करना है आपको शाफ्ट इन पैरेलल का, तो वीडियो को पॉज करो, भूलते हो तो जो उसका कॉन्सेप्ट वहां देखो कैसे था, और उसके इसको सॉल्व करके लास्ट का आंसर निकालो, आंसर कैलकुलेट करना है पूरा, क्योंकि ये 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला दिए हैं, शेयरिंग स्ट्रेस पूछता है एग्जाम में, थीटा पूछता, कुछ पूछता रहता है, तो शाफ्ट इन पैरेलल का पूरा एक स्टडी का क्वेश्चन है, वही कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज कर दो और पूरा सॉल्व करो, लास्ट तक आंसर निकालो 2, 4, 6 जो भी है, देन उसके बाद दैट फिर प्ले करेंगे, फिर प्ले करना, करो जरा अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो। वो आएगा उससे कह देना। तो आपने वीडियो प्ले किया, इसका मतलब कर लिया होगा, टाइम देके पूरा 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे हो आपके, वो करने को कहा तो करना है, ये नहीं कि तुरंत आपने वीडियो सुनने लग गए, तो ऐसे सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने कान में लगा दो या अपने छोटे भाई बहन के लगा दो कान में, क्या फर्क पड़ रहा है, जैसा अगर आप छोटा भाई बहन भी सुन लेगा उसमें क्या, वो भी सुन लेगा, आप जैसे सुन रहे हो, कुछ टॉर्शन वॉर्शन है उसको दिमाग में आ ही जाएगा। आप उससे डिफरेंट हो इसलिए क्योंकि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए अटेम्प्ट करना है, तो ये ईमानदारी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि आप सही करना, मैं हर क्वेश्चन में आपसे बोलता हूँ अटेम्प्ट करना है, तो ये आपको करना है, इतनी ईमानदारी आपसे चाहते हैं, और नहीं करोगे तो उसका नुकसान आप आगे खुद झेलोगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो दूसरा भी नहीं कर रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डेली मुझे कम से कम, मैं आपको एवरेज बताऊं, डेली मेरे पास कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स आते हैं। क्वेश्चन जो पूछते हैं वो तो बात की बात, कई बार मैं क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाता क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, जितने जवाब देता दे पाता, तो कई दिन लेट हो जाता है। इतने स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, वहां भेजते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है कि स्टूडेंट से सोम को बहुत सीरियसली लेता है। क्यों? बिकॉज उसको पता है इसके बिना कैसे होगा, ना स्ट्रक्चर आज कुछ नहीं, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत कर रहा है। तो ये आप अब इंडिविजुअल आपको आप जानते हो, अब ये क्लास में तो होते तो पीट पाट के पढ़ा देते कि भाई कर ही लो बेटा, तुम अब कर ही लो, तो अब लिखिए, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन अब आप अपनी ईमानदारी रखो, छोटे बच्चे नहीं, एलकेजी क्लास नहीं है, ईमानदारी से पढ़ना, और पढ़ते भी हो आप, लेकिन जब भी कोई एक दो ऐसा जो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ तो नहीं करता, तो उसके लिए ही करना। तो क्लास खत्म पे ही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा ईमानदारी से आपको सीखना है सब कुछ, इसका आगे अच्छा यूज कर जाएंगे स्ट्रक्चर में, आरसीसी में। तो देखो जरा शाफ्ट इन पैरेलल था, टॉर्क लगाया था, तो क्या था, कुछ टॉर्क आपका स्टील बियर करता है, कुछ ब्रास बियर करता है। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू दैट TS प्लस TB, दिस वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन। और क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि आप टॉर्क ऐसे लगाया है कि दोनों शाफ्ट सेम टॉर्क बियर करें, यानी TS इक्वल टू TB कर दिया उसने। ये हर बार नहीं होगा, ये तो इस बार उसने बोल दिया क्वेश्चन में, ऐसा कंडीशन है कि अगर दोनों टॉर्क सेम बियर करें तो कितना दैट क्या डायमीटर होगा उसका आउटर का, वो निकालो, तो ये कंडीशन दी है, तो वही चेक कर रहे हैं। तो ये TS इक्वल TB पहला इक्वेशन। दूसरा क्या था, एंड पे क्या था, L वहां पढ़ा था हमने, L सेम तो थीटा सेम, L सेम था थीटा सेम। सीरीज में क्या था, L चेंज होता थीटा चेंज हो जाता है। सीरीज में क्या था, टॉर्क सेम था, वहां टॉर्क डायग्राम बनाए थे। पैरेलल में क्या है, एंड पे थीटा सेम, तो थीटा 1 इक्वल थीटा S इक्वल टू थीटा B ऐसे लिख सकते हैं। एट एंड पे L सेम थीटा सेम ऐसे लिख सकते हैं। थीटा क्या होता है, TL बाई GJ, तो TS लेंथ इसका L 4 मीटर है, GS JS दिस वैल्यू, और देन थीटा B ब्रास का TL बाई GJ, सो T
TB L बाई GJ, GB JB ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जरा TS TB बराबर है, ये कट गया, L सेम है, कट गया, तो यहाँ से क्या GS JS, तो यहाँ से क्या हुआ GS JS दैट इक्वल टू GB JB, ऐसे आया। तो अब देखो जो रेशियो दिया हुआ GS GB दिया हुआ है कितना 4.2 8.4 2 आ रहा है यहाँ से, 2 का रेशियो GS बाई GB, तो GS बाई GB ये कितना है 2 के बराबर, उधर चला गया तो JB B क्या है, ब्रास क्या है, हॉलो सेक्शन है, तो क्या होगा पाई बाई 32 आउटर 4 D आउटर 4 माइनस D इनर 4, इनर कितना है 60 का 4 दिस वाला, और देन J स्टील, स्टील क्या सॉलिड शाफ्ट है, पाई बाई 32 D 60 का 4 दिस वाला, तो एक ही अननोन है तो यहाँ से D आउटर निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो निकाला होगा आपने, कैलकुलेट किया होगा। तो ये D आउटर आ रहा है 78.96 mm दिस वाला, तो ये आउटर ब्रास का मतलब क्या है, ब्रास का ट्यूब हो गया, हॉलो ट्यूब है, आउटर डायमीटर 78.96 और उसका इनर डायमीटर दैट 60, और देन दूसरा क्या कहते हैं अंदर उसके क्या स्टील का रॉड है, उसका सॉलिड रॉड, उसका डायमीटर 60 mm, तो टॉर्क लगाया, टॉर्क अप्लाई किया तो कुछ टॉर्क ब्रास ने ले लिया, कुछ स्टील ने ले लिया, तो आउटर डायमीटर निकल गया, पहला पार्ट ऐसे आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है, जो सेकंड पार्ट है इसका वो कह रहा है if the torque is 10,000 Newton meter, determine the maximum shearing stress in each material and the angle of twist in the length of 4 meter. So maximum shearing stress पूछ रहा है, तो maximum shearing निकालते हैं, थीटा ये D नॉट तो मिल ही गया है, तो shearing कैलकुलेट कर दें, T को क्या TS प्लस TB, और T कितना है ये 10,000 है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 बाई 2, कितना ये 5,000 न्यूटन मीटर, ये TS TB का वैल्यू मिल गया, टॉर्क मिल गया, डायमीटर मिल ही चुके हैं, ब्रास पहले तो स्टील का पता ही था, अब ये इसका डायमीटर मिल गया, स्ट्रेस निकल जाएगा, तो स्ट्रेस निकाल दो स्टील में, टाउ एस स्टील में सॉलिड है 16 TS अपॉन पाई डी क्यूब पुट कर दो, कितना 16, टॉर्क कितना है 5,000 न्यूटन मीटर, न्यूटन mm कर दिया, पाई डी क्यूब, डी कितना है 60 का क्यूब, तो टाउ एस आ जाएगा 16T अपॉन पाई डी क्यूब, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 16T अपॉन स्टील में 117.9 दैट मेगा पास्कल दिस वैल्यू। दूसरा ब्रास क्या है, हॉलो ट्यूब है, तो टाउ बी, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है 16TB अपॉन पाई D4 आउटर 4 इंटू क्या 1 माइनस K4, फॉर्मूला पता है 16T अपॉन पाई D4 टाउ 16T अपॉन पाई D4 1 माइनस K4 दिस वैल्यू, पाई D4 नहीं पाई D क्यूब, D कैंसिल हो जाता है शेष निकालने में, 16T अपॉन पाई D क्यूब 1 माइनस K4, वहां पाई D क्यूब था, तो रख दो 16T कितना है 5,000 10 टू पावर 3 पाई D क्यूब, D आउटर कितना है, D आउटर 78.96 का क्यूब 1 माइनस K4, K क्या था, K दैट इज द रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर, K लेस देन 1, 60 डिवाइड बाई 78.96 K4 दिस वाला, तो यहाँ से टाउ बी कैलकुलेट कर देंगे बी ब्रास पे, तो ये टाउ बी वैल्यू कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट किया टाउ बी, ये आ रहा है 77.6, ठीक है, ब्रास आउटर है, टाउ बी 16T1 पाई डी क्यूब 1 माइनस K4 टाउ एस, इसमें कुछ मिस्टेक है बिकॉज इसका डायग्राम बना है, देखो जरा, तो कैलकुलेशन करना है आपको, मेन पार्ट देख रहे हैं, बिकॉज ये अंदर तो क्या है स्टील है, बाहर ब्रास है, यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो टॉर्शनल स्ट्रेस का तो डायग्राम तो ऐसे आएगा इस तरह, यहाँ तक ऐसे किया स्टील से ब्रास,
तो स्टील की वैल्यू बढ़ा, हाँ ठीक है, हो सकता है बिकॉज कम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है सही है। तो यहाँ से फिर अंदर घुस गया है, फिर डायग्राम आपका ऐसे, तो कैलकुलेट करेंगे तभी वैल्यू आएगा। तो ये ऐसे डायग्राम कुछ बनेगा। मुझे लगा था कि शायद यहाँ से बढ़ रही है वैल्यू, तो कम कैसे हो रहा है। तो ये कैलकुलेट करोगे आप, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगा तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे करोगे। तो ये वैल्यू फॉर्मूला लगाया, तो ये कैलकुलेशन का ये लास्ट, ये एक्चुअली मैं क्वेश्चन हर बार चेंज कर लेता हूँ, हर हर साल पे। तो डेटा कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं बनता, लेकिन तब भी कोई डाउट होगा तो आप उसे पूछोगे। मेन कॉन्सेप्ट ब्रास से स्टील था, स्टील से ब्रास गया, स्टील से ब्रास मतलब कम जी पे तो कम हो गया यहाँ पे, फिर उसके अलावा आगे बढ़ा तो हो सकता है वैल्यू कम हो, तो ठीक है, टाउ भी वैल्यू 77.6 मेगा पास्कल, दिस वन जो वैल्यू है मेरे पास। तो अगर मिस्टेक होगा तो आप बोलोगे, कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है इधर उधर, हो सकता है सही हो, ये आप चेक करो। तो मैं भी जाके चेक करूंगा, आप चेक करोगे इसको कितना। तो ये बन गया। देन इसके बाद थीटा, थीटा निकाल दे। थीटा क्या, थीटा बराबर है थीटा एस इक्वल थीटा भी, कुछ भी निकाल दो, टी एल बाई जी जे, टी एल बाई जी जे। टॉर्क देखो जरा, थीटा एस और थीटा भी बराबर है, तो चाहे स्टील ले लो चाहे ब्रास ले, जो मर्जी ले लो आप। तो मान लो स्टील ले लिया, स्टील सॉलिड है, टी एस एल एस जी एस जे एस। थीटा टी कितना 5000 न्यूटन मीटर 10⁻3, लेंथ कितना 4 मीटर 10⁻3। जी जे वैल्यू दैट, जी का वैल्यू जी एस दिया हुआ कितना, जी एस कितना है 8 × 10⁻4 और जे कितना पाई बाई 32। सॉलिड है, सॉलिड मतलब सॉलिड स्टील का कितना 60 का 4। तो थीटा तो बराबर है, चाहे स्टील लो ब्रास लो कोई भी रखो, थीटा टी एल बाई जी जे वहां पुट किया, ऐसे सॉल्व कर दिया। ये थीटा निकालोगे आप, ये दैट रेडियन में, तो ये कैलकुलेट हो रहा है दैट 0.1871 रेडियन, 0.1871 रेडियन थीटा का वैल्यू, टी एल बाई जी जे ऐसे निकाल। तो ये क्वेश्चन क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है शाफ्ट इन पैरेलल का। तो देखो यार ध्यान से, इसका स्टडी किया था वहां पे पहले उसमें। तो ये शाफ्ट पैरेलल दिया हुआ स्टील है, बाहर ब्रास है, टॉर्क लगाया तो क्या होगा, कुछ टॉर्क स्टील लेगा कुछ ब्रास लेगा। पहला इक्वेशन टी इक्वल टी एस प्लस टी बी। दूसरा दैट, ये बोला है क्वेश्चन में टी एस टी बी के बराबर है, बोला है कितना डायमीटर होगी तो इक्वल आ जाए, तो बराबर दिया, हर बार नहीं दिया होगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000 टोटल कितना दिया 10,000, तो 10,000 बाई 2 हो गया 5,000। देन थीटा इक्वल टी एल बाई जी जे, शाफ्ट पैरेलल में टॉर्क सेम था, सॉरी सीरीज में शाफ्ट टॉर्क सेम था, पैरेलल थीटा सेम है, टी एल बाई जी जे। ये कैंसिल हुआ, जे मालूम है हॉलो का और ये सॉलिड का, यहाँ से डी आउटर आ गया 78.96। देन टाउ है 16 डी पाई डी क्यूब, तो टाउ इसका वैल्यू इतना। देन टाउ भी हॉलो शाफ्ट है ब्रास का 16 डी पाई डी 1 माइनस के 4, के आउटर डायमीटर डिवाइड बाय इनर डायमीटर डिवाइड बाय आउटर डायमीटर, दिस वाला बी आ गया। अब ये दोनों चेक करना, कैलकुलेशन करना, किया होगा अपने कैलकुलेशन, तो मिस्टेक होगा तो आप पूछोगे, बाकी मैं भी चेक कर लूंगा कितना। तो स्टील से आप ब्रास में क्या वैल्यू कम हो गया, उसका फिर वैल्यू बढ़ा, अब ये वैल्यू ज्यादा है कि वैल्यू ज्यादा, यहाँ चेक कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक, नहीं तो आप चेक करना है तो मैं भी चेक करूंगा। तो मिस्टेक होगा तो आप पूछोगे, कौन कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट ऐसे। थीटा कितना टीएल बाई जीजे, चाहे स्टील से निकाल दो चाहे दैट ब्रास से निकाल दो। तो स्टील में निकाल दो सॉलिड शाफ्ट पाई बाई 32 डी क्यू, जे का वैल्यू पाई बाई 32 डी 4, टी एल बाई जी जे, लेंथ दिया है 4 मीटर, जी जे थीटा का वैल्यू दिस वन। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया दैट शाफ्ट इन पैरेलल का। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लब है, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही रहता है, शाफ्ट पैरेलल दे देगा, थीटा निकाल दो, स्ट्रेस निकाल दो, कुछ भी पूछ सकता है। तो सारे फॉर्मूले पता है हमको, ऐसे सॉल्व कर दे। तो नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। A hollow shaft with outer diameter, a hollow shaft with outer diameter, ratio 3/5. Hollow shaft with, sorry, a hollow shaft with outer लिखा है diameter, outer नहीं, और hollow shaft with diameter ratio 3/5. 3/5 दिया है, outer not outer. A hollow shaft with diameter ratio 3/5 is required to transmit 450 kilowatt. Is required to transmit 450 kilowatt. पूरा क्वेश्चन लिखना है पहले आपको। 450 kilowatt at 120 rpm, at 120 rpm with a uniform twisting moment, with a uniform twisting moment. The shearing stress in the shaft must not exceed 60 megapascal. Tau max. The shearing stress in the shaft must not exceed 60 megapascal. That is given. And the twist in a length of 2.5 meter must not exceed 1 degree. And the twist in a length of 2.5 meter, length of 2.5 meter must not exceed 1 degree. Exceed 1 degree. Calculate the minimum external diameter of the shaft. Calculate the minimum external diameter of the shaft. Satisfy these conditions. Minimum external diameter of the shaft satisfying these conditions. शेयर मॉडल रिजिडिटी दिया हुआ है जी का वैल्यू आपको। तो ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, आपको कुछ समझना है क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले कुछ बताएंगे नहीं, पहले अपने आप से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, अपने आप से अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो। गलत सही जो भी है करो, उसको निकालो जरा। तो अब वीडियो प्ले किया आपने, इसका मतलब सॉल्व कर लिया होगा। जो भी आंसर निकाला हो, ये नहीं कह रहे सही किया हो, गलत जो भी किया आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा सारा। अब उसके बाद देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला कंडीशन है कि डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, हॉलो शाफ्ट है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर। तो ये डी आई हो गया इनर और ये आउटर डायमीटर डी आउटर, हॉलो शाफ्ट है। तो बोल रहा है कि पावर ट्रांसमिट किया है 450 किलोवाट का इस आरपीएम पे। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम शाफ्ट पे जो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। और दूसरा थीटा 2.5 मीटर 1 डिग्री, इसको भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन मतलब ये क्राइटेरिया फेलियर क्राइटेरिया है, अगर इसको एक्सीड करेगा किसी को भी तो फेल करेगा। जी दिया तो बोल रहा है कितना दैट आउटर डायमीटर होगा वो निकालो, सेफ जो डायमीटर। तो दोनों चेक करेंगे। देखो जब पावर दी है टॉर्क, पहले टॉर्क निकालने कितना लग रहा है, कितना लगा है। पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो जरा एक्चुअल में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रखते हैं, टी 2 पाई n बाई 60। पावर कितना है 450 किलोवाट, 450 किलोवाट 10⁻³ वॉट हो गया टॉर्क। एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n बाई 60। अब n जो है आरपीएम में, तो n दिया हुआ है आपको 120। सो n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 120 आरपीएम। तो यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से टॉर्क आ जाएगा आपका। तो टॉर्क कैलकुलेट किया, तो टॉर्क जो फाइनल कैलकुलेट करोगे वो आपका 35810 न्यूटन मीटर दिस वाला। अब देखो जरा टॉर्क इन एंगुलर वेलोसिटी है, तो एक्चुअल में क्या होता है, एंगुलर मीन पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो कल को दे दे मीन एंगुलर वेलोसिटी इतना है, एक्चुअल कैलकुलेशन मीन पे होती है। जब शाफ्ट रोटेट करता है घर में, पहले अब तो लाइट वेट नहीं जाती, पहले तब तो इन्वर्टर वगैरह भी है। पहले क्या हम जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर ध्यान से देखो फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई स्पीड है कभी कम है, इसलिए सब कैलकुलेशन मीन पे रहती है। तो एक्चुअल तुमको मीन ही लेना चाहिए। कल जैसे कल को क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख सकता है कि शाफ्ट पे जो आपका मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है वो 150% है मीन टॉर्क। तो उसका मतलब क्या है,
कि आप पावर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी से आप टॉर्क निकालो, तो ये आया मीन पे, उसका 150% बोल रहा है मैक्सिमम टॉर्क 150% है आपका मीन का। तो पहले पावर दिया होगा क्वेश्चन में, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी से टॉर्क निकालो तो ये मीन हो गया, उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करो तो मैक्सिमम टॉर्क आया, तब वहां से स्ट्रेस निकालो। कल को ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल प्रैक्टिकल ऐसे ही यूज होता है। अब लेकिन अगर मान लो मीन भी नहीं दिया आपको तो ऐसे ही सॉल्व कर दो, लेकिन कल को अगर आपको मीन दे देता है तो आप पहले पावर से मीन टॉर्क निकाल दो। क्वेश्चन में मिला लिखा उसे मान लो 140% ऑफ मीन टॉर्क, तो 1.4 का मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम टॉर्क निकालो और देन फिर वहां से मैक्सिमम शेयर निकालो। उससे ज्यादा शेयर यील्ड स्ट्रेंथ का मटेरियल रखो तो सेफ डिजाइन होगा, ये मतलब। ये टॉर्क कैलकुलेट कर दिया। अब दो कंडीशन है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्रॉस नहीं होना चाहिए 60 और थीटा नहीं क्रॉस होना चाहिए, दोनों चेक करेंगे। तो फॉर्मूला पता है टी बाई जे दैट इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। पहले टाउ चेक कर ले रहे, टाउ मैक्स टी आर बाई जे, तो ये पता है हमको, सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है, लगा देंगे वही। कितना होता है 60 मेगा पास्कल दिया है, ये क्या आता है 16 टी अपॉन, फॉर्मूला क्या आता है 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, पाई डी आउटर क्यूब 1 माइनस के 4, यही था। इसको सॉल्व करके बनाया था, आर रख देंगे आउटर डी बाई टू, जो आउटर डी आउटर बाई टू। तो रखो जरा, टॉर्क मिल चुका है 60 मालूम है कि देखो जरा 60 पता है, टॉर्क ही पता है, ये दिया हुआ है यहाँ पुट करेंगे। डी आउटर, डी का रेशियो दिया है 1, के क्या होता है रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर। ये क्वेश्चन में आपको दिया है 3/5, कितना हो गया 0.6 हो गया, यहाँ पुट हो जाएगा तो डी आउटर आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, एक ही अननोन है तो डी आउटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया होगा आपने, तो ये आ रहा है 151.7 mm, 151.7 mm दिस वाला। तो ये डी आउटर आ गया, ऐसे निकाल दी पहला पार्ट। देन दूसरा देखो जरा, ये तो हो गया, इसको इस मतलब इससे ऊपर डायमीटर रखोगे तो आपका सेफ रहेगा, किसके लिए, दैट शियर स्ट्रेस के लिए। नाउ थीटा चेक करो, थीटा क्या फॉर्मूला TL बाई जीजे, TL बाई जीजे ऐसे रखें। तो थीटा का टी टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू दिया है, टॉर्क निकला है 35810 न्यूटन मीटर 10³ mm हो गया। लेंथ, लेंथ कितना लेंथ में 2.5 मीटर में, तो 2.5 मीटर 10³ जी जे, जी का वैल्यू दिया हुआ है 8 10⁴, 10⁴। जे क्या π/30 टू आउटर 4, डी आउटर 4 माइनस डी इनर 4 दिस वाला। तो यहाँ देखो यार डी आउटर 4 कॉमन ले लेंगे तो डी आई बाई डी आउटर हो जाएगा, तो यहाँ कैसे ले लें, ऐसे ले लो। तो डी आउटर 4 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस डी आउटर डी इनर बाई डी आउटर का 4। तो ये रखा है, थीटा दिया है, थीटा का वैल्यू दिया क्वेश्चन में कितना 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब क्या हो गया π/180, तो ये कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, रख दिया यहाँ पे। देन ये तो के बराबर हो गया, दिया है क्वेश्चन में 3/5, बचा खाली डी आउटर, तो यहाँ सॉल्व होगा, एक ही अननोन है वो कैलकुलेट करोगे। तो वो जब कैलकुलेट करोगे आप कितना आ रहा है 165.5 दिस वाले में। मतलब क्या बोल रहा है कि इससे अगर आप ज्यादा रखोगे तो थीटा भी फेल नहीं करेगा। भाई हम क्या बोलते हैं, एनी स्ट्रक्चरल मेंबर दैट डिजाइन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो लोडिंग से स्ट्रेस आ रहा है वो आपका जो उसका यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो यूटीएम में निकाल, उससे कम रहना चाहिए, पहला पार्ट। और स्टिफनेस का मतलब है डिफ्लेक्शन कम से कम रहना चाहिए। क्यों, डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा फेल कर जाएगा। तो वही तो है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस का चेक कर रहे हैं, टाउ मैक्स भी चेक कर रहे हैं और थीटा भी चेक कर रहे हैं। तो वो डायमीटर रखो दोनों सेफ रहे। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके 151 के ऊपर रखोगे तो ये शियर से फेल नहीं करेगा। ये बोल रहा है इसके ऊपर रखोगे तो आपका दैट थीटा फेल नहीं करेगा। तो ये स्टिफनेस का टेस्ट है, वो स्ट्रेंथ का है, यानी ये फाइनल डायमीटर था, इसके ऊपर रखोगे तो आपका कहीं फेल्योर नहीं बनेगा, कोई फेल्योर क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेगा। तो ये यहाँ पर आपको थीटा इसके ऊपर रखेंगे तो सेफ। देख लो फिर से, रेशियो दिया हुआ इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर का, पावर दिया हुआ है, हॉलो शाफ्ट है, ये दो कंडीशन है। बोल रहा है कि आपका दैट डायमीटर बताओ आउटर डायमीटर, कि आपका ये शेयर स्ट्रेस 60 क्रॉस ना करे और थीटा 2.5 मीटर में 1 डिग्री क्रॉस ना करे। तो पावर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी पुट कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी 2πn/60 n आरपीएम दिया हुआ है, टॉर्क आ गया इतना। देन टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल, टाउ मैक्स ये फॉर्मूला बनता है हॉलो शाफ्ट के लिए। सो डी आउट डी क्यू बाहर कॉमन आ गया 1 माइनस k4। तो ये कि टी मालूम चल गया, ये टी दिया वो निकल गया है, के का पता है 0.6 है, एक ही अननोन डी नॉट निकल गया, आउटर डायमीटर 151, मतलब इसके ऊपर रखोगे तो आपका शेयर स्ट्रेस फेल नहीं करेगा, ये मतलब है। देन ये थीटा टीएल बाई जीजे, इसमें रिपोर्ट कर दिया टी एल एल 2.5 मीटर बोल रहा है, थीटा 1 डिग्री क्या मतलब π/180।
रेडियन कन्वर्ट कर लिया जी जे, तो यहाँ ये के हो गया, ये डी आउटर बाहर ले लिया, ये डी इतना आ गया, इसके ऊपर रखो थीटा फेल नहीं करेगा। तो ये स्टिफनेस का टेस्ट है, स्टिफनेस का चेक है, और ये शेष का चेक है। तो यानी आप इसके ऊपर रखो तो ना तो आपका शेयर थीटा में फेल करेगा ना शेष में फेल करेगा। तो ये डिजाइन डायमीटर हो गया 165.5, इसके ऊपर रखेंगे तो सेफ है, ऐसे निकाल। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है दैट स्ट्रेंथ स्टिफनेस दोनों चीजों को, नोट कर लो। आप कर रहे हैं अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन किए, इसमें लोडिंग डायग्राम दिया था, उससे हमने एसएफडी बीएमडी ड्रॉ किया। अब एक उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, दो ऐसे ही पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, कन्वेंशन हर जगह। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है जो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा कि वापस उल्टा कर रहे हैं, मतलब बीएमडी दिया है उससे वापस लोडिंग डायग्राम और एसएफडी ड्रॉ करना, तो वही दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लिख लो, अबैंडनमेंट डायग्राम एज शोन, लिख लो जरा, अबैंडनमेंट डायग्राम एज शोन draw the SFD and loading diagram. Draw the SFD and loading diagram. If beam is supported, at B and C, having overhang at AB and CD, having overhang at AB and CD, डायग्राम बना लो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो काफी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा। तो अभी तक क्या होता था, हमको एसएफडी लोडिंग डायग्राम दिया होता था, उससे हम क्या करते थे, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते थे। इस बार क्या है, उल्टा दिया है उसने, दैट हमको बीएमडी दे दिया है, बेंडिंग डायग्राम है ये दे दिया है, और इससे हमको इसका लोडिंग डायग्राम और एसएफडी बनाना है। और बोल रहा है कि ओवरहैंग दिया है कि ए बी और सी डी जो है ओवरहैंग है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल रहा है आपसे कि दैट ए बी एंड सी डी और ओवरहैंग, ये बोला है क्वेश्चन में। बी में सपोर्टेड एट बी एंड सी एंड ओवरहैंग ए बी एंड सी डी, और बोल रहा है कि सपोर्ट जो है बी एंड सी पे लिखा है क्वेश्चन में,
ये तो अपने आप नहीं समझ पाएंगे, इतना देना पड़ेगा उसको। तो बोला कि सपोर्ट जो है बी एंड सी पे है, और बोला है कि जो ओवरहैंग पोर्शन है दैट ए बी एंड सी डी। इसका मतलब क्या है कि डबल ओवरहैंग बीम है, दोनों साइड पे ओवरहैंग है, ए बी और सी डी का, बी और सी पे सपोर्ट आ रहा है, ये दिया हुआ है। अब आगे देखो तो थोड़ा सा आइडिया तो बनता, खैर हाँ सॉरी, पहले आपको टाइम देना चाहिए, थोड़ा तो आइडिया बनता ही हमको। देखो जरा तभी सोच सकते हैं, 2 डिग्री कर्व है, बीएमडी में 2 डिग्री कर्व है, तो एबी में क्या होगा, ये यूडीएल होगा। फिर ये यहाँ 1 डिग्री लिखा हुआ है, ये 1 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये जो आपका बी है 1 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई यूडीएल कुछ नहीं होगा, यहाँ सपोर्ट बोल ही रहा है बी पे। फिर ईएफ आपका 2 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट यूडीएल होगा। फिर ये आपका एफ सी 2 डिग्री है, यूडीएल होगा। ये वर्टिकल लाइन है बीएमडी में, बीएमडी में वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है हमको मालूम है। देन ये सी डी जो है ये आपका दैट 1 डिग्री, इसका मतलब यहाँ कोई यूडी लेवल नहीं होगा। तो एक रफ आइडिया तो बनता ही हमको ऐसे कैसे। तो वही है कि यूडी ले लेके ट्राई करो, आप कितना वैल्यू आता है थोड़ा चेक करो। ये नहीं कह रहा बिल्कुल सही कर दो, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन लिए जानबूझ के, बिकॉज थोड़ा कॉन्सेप्ट, बिकॉज छोटे मोटे पार्ट पूछता रहता है। तो ये कन्वेंशनल 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता है कैसे। तो जो करो आप अटेम्प्ट करो, थोड़ा बता दिया आपको, थोड़ा अपने अटेम्प्ट करो, यूडीएल बनाओ, चेक करो, वैल्यूज दिया ही हुआ है सब कुछ, तो थोड़ा ट्राई करो कैसे लोडिंग डायग्राम आएगा, गलत हो या सही कुछ भी। तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सॉल्व करो कैसे आएगा, करो जरा। ब्लैक मार्कर, चलिए थोड़ी सी मुझे लगा रखे होंगे। तो आपने प्ले किया वीडियो, इसका मतलब आपने सॉल्व कर लिया होगा, जो भी किया हो, गलत सही जैसा भी किया हो। नहीं कह रहा कि आप सब पहली बार सही कर दो, कभी नहीं कह रहा मैं, एक क्वेश्चन में आपसे नहीं बोला, क्यों, अभी बेसिक बैच है, हम सीख रहे हैं, हम कुछ कुछ करते हैं, गलती करते हैं, सही करते हैं, उसके बाद सीख अच्छा ही है, लेकिन वो अटेम्प्ट करना वो आपकी जिम्मेदारी है, इतना करना। हर क्वेश्चन में बोलता हूँ अटेम्प्ट करना। तो देखो जरा चेक करें, अब ओवरहैंग तो बोली थी, बी पे सपोर्ट है, सी पे सपोर्ट है, अब ये ए बी दिया है 2 डिग्री कर, यूडीएल है, तो हर पार्ट बना बना चेक करेंगे। देखो जरा चेक कर रहे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ए बी। ए बी क्या यूडीएल होगा, ये तो मालूम चल गया, तो कट किया, यहाँ पे यूडीएल ले लिया, मान लो ये आपका कितना है, W1 किलोमीटर पर मीटर, ए से बी। अब देखो जरा यूडीएल नीचे की तरफ क्यों रखा, यहाँ पेन रखो, सेंट्रॉइड लगे एंटी क्लॉकवाइज देगा, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये 24 का नेगेटिव है, इसका मतलब दैट ये यूडीएल नीचे की तरफ है, ऐसे बना हुआ। 24 ऊपर लिया होता तो हम यूडीएल ऊपर की तरफ बना देते, तो क्लॉकवाइज दे देता, साइन दे देता, ये एंटी क्लॉकवाइज दैट हॉगिंग वैल्यू। तो ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पेन रखो, एंटी क्लॉक साइन, बीएमडी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्यों, बीएमडी बना हुआ सीधे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, -W1, कितना है डिस्टेंस 4 मीटर इंटू 2, दिस वन कितना है -24, रख दिया ऐसे, पेन रखो, एंटी क्लॉक नेगेटिव, -W1 4 इंटू 2 सेंट्रॉइड पे, डिस्टेंस कितना है, ये 4 मीटर, यहाँ से W1 कितना है 4283, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 3 किलोमीटर पर मीटर इस वैल्यू W1, ये ऐसे आ गया। नेक्स्ट देखो जरा बी पे पॉइंट सपोर्ट रिएक्शन है, मालूम चल गया। अब देखो जरा यहाँ फिगर में ई पे 0 है मूवमेंट, अब ई पे चेक कर ले रहे कितना 6 मीटर पे है, तो कहीं भी मूवमेंट निकालना हमको आता ही, चेक कर लेंगे। ए बी हो गया, नेक्स्ट बी देखो चेक कर रहा है, यहाँ जैसे लिया तो ए से बी में यूडीएल है, यहाँ कट किया, देन ए पॉइंट, ये बी, उसके बाद बी पे बोल रहा है सपोर्ट एक्शन है, बी पे सपोर्ट एक्शन यहाँ पे ले लिया V1 VB, ये कितना है 4 मीटर, ये कितना है 2 मीटर, ई पॉइंट है, और यहाँ कितना है 0, देखो चेक करो, यहाँ पेन रखा है, ये एंटी क्लॉकवाइज
कितना होगा, ये निकली चुका है 3 का है, तो -3 इंटू 4 और कितना है, यहाँ सेंटर 2 और 2 4 हो गया इंटू 4 प्लस ये कैसा दे रहा है क्लॉकवाइज, तो VB इंटू कितना डिस्टेंस 2 मीटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से VB कितना 2 4 4 2 8 8 3 24, तो VB कितना वैल्यू 24, तो 24 किलोमीटर VB निकल गया ऐसे आगे। ई क्यों, ई पे 0 है, यहाँ फिगर दिखा रहा है कैसे ई पे 0 है, यहाँ भी वैल्यू 0 है इसलिए 24 VB का वैल्यू। देन फिर देखो जरा ई से एफ में फिर 2 डिग्री कर्व है, यूडीएल है और प्लस 24 है, तो फिर कट लो पूरा, कहीं भी निकाल सकते हैं, एफ पे कट कर दिया, देखो चेक करें, तो बी हो गया, ये क्या है ए बी, ये क्या है बी, देन कौन सा ई एफ पार्ट, ई एफ चेक करें, देखो कैलकुलेट करो चेक करो, तो ये ए बी में यूडीएल था कितने का है 3 किलो न्यूटन पर मीटर ए बी में, यहाँ बी पे सपोर्ट एक्शन आ गया, बी पे कितना वीबी कितना 24 है, ये कितना है 4 मीटर है, बी पॉइंट, उसके बाद बी से लेके ई तक कुछ नहीं है। अब आपने फिगर अपनी कॉपी बनाया, बार बार विजिट कर रहे हैं, आपकी फिगर तो है ही कॉपी में, समझ में आ रहा है कैसे, बी से ई में क्या कुछ नहीं है, तो 1 डिग्री था स्ट्रेट, कुछ नहीं था। देन उसके बाद ई से लेके एफ तक यूडीएल है 2 डिग्री का, यूडीएल बनेगा ऐसे, तो मान लो ले लिया W2 का, W2 किलोमीटर पर मीटर, यहाँ कट किया, किस पे कट किया एफ पे, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये कितना 4 मीटर ऐसे है, ई से एफ में 4 मीटर, देखो चेक करो एफ पे कितना वैल्यू प्लस 24 है, ये निकाला, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये यूडीएल का एंटी क्लॉकवाइज कितना -3 इंटू 4 तो कितना 4 2 6 और 2 8 प्लस 24 क्लॉकवाइज कितना 24 इंटू 6 प्लस यूडीएल कितना -W2 4 इंटू कितना 2 इक्वल टू एफ पे है कितना, एफ पे प्लस 24, यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से W2 का वैल्यू निकलेगा, ये कैलकुलेट होगा, तो ये W2 कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ रहा है आपका 3 किलोमीटर पर मीटर, जरूरी नहीं कि सेम ही आ जाए, चेक करोगे, चेक निकालोगे तो ये वैल्यू आपका 3 किलोमीटर पर मीटर ऐसे निकला। W2 दैट 3 किलोमीटर पर मीटर इस वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हुआ, ई एफ हो गया, ई एफ बन गया। फिर नेक्स्ट देखो जरा ई एफ आ गया, उसके देखो जरा एफ पर 24 से नीचे 0 आ रहा है, वर्टिकल लाइन है, हमने पढ़ा है एसएफडी में वर्टिकल लाइन, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है कंस्टेंट मूवमेंट लोड है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है डाउनवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज हो रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ऊपर जाता है तो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, कुछ भी गलत किया उल्टा किया गलत हो जाएगा पूरा, ध्यान रखना है, मतलब 24 का वहां मूवमेंट आपका आ गया एंटी क्लॉक मूवमेंट है, ये मालूम चल गया, उसको बनाएंगे डायग्राम आगे देखेंगे। फिर देखो जरा यहाँ पे देन एफ से सी में, एफ से सी में 2 डिग्री कर्व है, वैल्यू कितनी -24 है, यहाँ चेक कर ले इसका यूडीएल कितनी 2 डिग्री कर्व यूडीएल है एफ से सी में, देखें चेक कर लें, एफ तक तो आ ही गए थे, उसके आगे चेक कर लें, एफ तक तो बन ही गया था एफ से सी पे, यहाँ बना है ये यूडीएल कितने का है, ये 3 किलोमीटर पर मीटर ए से बी, फिर यहाँ 24 बी पे, देन बी से आपका ई से एफ, ये ई से एफ क्या था 3 का आया 3 किलोमीटर पर मीटर, ये ई पॉइंट है ये एफ, और देन एफ से कितना, एफ से सी लेना यूडीएल, एफ से सी यूडीएल अभी पता नहीं कितना 3 4 5 क्या आएगा, इसका नाम रख दिया W3 किलोमीटर पर मीटर, और यहाँ देखो कंस्टेंट मूवमेंट लोड भी आ गया 24 का 24 किलो न्यूटन मीटर का, फिर सी पे सी तक बोला, सी पे वैल्यू चेक कर लिया, कट कर दिया, ये सी पॉइंट है, ये कितना 4 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, फिर एफ से सी कितना है, एफ से सी का वैल्यू 4 मीटर ऐसे था, सी पे सपोर्ट एक्शन है तो वो आगे आएगा, सी पे जस्ट डी पहले कट कर दिया ऐसे, अब यहाँ कंस्टेंट मूवमेंट लोड भी आ गया 24 का, 24 से नीचे नीचे गया था, तो देखो चेक करो निकासी पे वैल्यू निकाले, तो ये मूवमेंट कैसा देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, देन ये यूडीएल का ये वाला यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज, देखो कितना है -3 इंटू 4 4 और 4 8 2 10 और 2 12 प्लस 24 क्लॉकवाइज, तो 24 कितना क्लॉकवाइज 2 4 6 और 4 10,
प्लस ये वाला यूनिट 3 वाला जो निकला है 3 इंटू 4 कितना है, माइनस में 3 इंटू 4, यहाँ से 4 और 2 कितना 6, प्लस माइनस 24 कंस्टेंट मोमेंट लोड, प्लस यूडीएल माइनस W3 इंटू 4 इंटू 2, और ये कितना है सी का मोमेंट कितना है वो माइनस 24, इसको रख दिया, यहाँ से एक ही अननोन W3 निकलेगा, जब ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 किलोमीटर दिस वैल्यू। इस क्वेश्चन में 3 आ रहा है, कल को 4 आ सकता है, 5 हमें नहीं मालूम कितना, हम चेक करें निकालेंगे, ऐसे इतना वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ये 3 निकल के सॉल्व किया आपने, इतना वैल्यू एफ से सी। फिर देखो जरा एक मिनट, एफ से सी हो गया, देन देखो जरा सीडी में अब ये क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री मतलब कोई यूडीएल यूडीएल नहीं है, लेकिन देखो जरा डी पे यहाँ पे पॉइंट लोड जरूर होगा, क्यों, तभी तो मूवमेंट दे रहा है, राइट टू लेफ्ट अगर लोगे तो। अब देखो जरा राइट टू लेफ्ट कैसा होगा, क्लॉकवाइज माइनस होता है, माइनस 24 है, तो राइट टू लेफ्ट चेक कर ले रहे हैं। अब तो पूरा बीएमडी बना ही हुआ है एग्जैक्ट, तो बीएमडी कन्वेंशन यूज करेंगे, बीएमडी में चेक कर रहे हैं, तो ये देखा जरा, तो ये एफ से सी हो गया, तो देन देखो जरा डी कौन सा पार्ट, डीसी पार्ट में राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, तब देखो जरा सीडी वाला पोर्शन है, यहाँ पे रखो, ये कट किया, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है यहाँ से कितना 4 मीटर, सी पे कट किया, और राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव, बीएमडी कन्वेंशन, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये मान लो पी ले लिया आपने, कितना होगा माइनस पी इंटू 4, राइट टू लेफ्ट यहाँ पेन रखो, कैसा रहा क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट बीएमडी कन्वेंशन क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कितना ये माइनस 24, यहाँ से पी कितना आ गया 6 किलोमीटर दिस वैल्यू, ऐसे बना। अब देखो जरा इसका लोडिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ डायग्राम ड्रॉ करें, तो पहले ए से बी में यूडीएल था 2 डिग्री कर्व, ए से बी हो गया 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये पॉइंट बी, उसका बी पे सपोर्ट एक्शन कितना है ये 24 का, ये 4 मीटर लेंथ है। देन उसका देखो जरा बी से ई में 1 डिग्री था कुछ नहीं ई तक, उसका फिर से यूडीएल ये कितना, ये 3 का 3 किलो पर मीटर, कौन सा है कहाँ से है, बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, बी से एक्चुअल फिगर तो आपके पास है ही कॉपी पे, बी से क्या ई, तो कैमरा घुमाने की जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पे आपका एक्चुअल फिगर वहां देख सकते हो, तो बी पॉइंट ये ई से आया 2 डिग्री कर्व, उसके बाद यहाँ पे फिर से 3 का यूडीएल आ गया, ये ई पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा एफ पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये 3 का यूडीएल, और यहाँ कंस्टेंट मूवमेंट लोड आ गया 24 का, 24 किलो न्यूटन मीटर का एफ पे, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, एफ से सी। फिर सी पे देखो जरा, सी सपोर्ट एक्शन है, ये निकलेगा अभी, ये मान लो वीसी है, ये वीबी था, वीबी कितना था 24 का, देन सी के बाद देखो फिर से यहाँ पे लोड है, ये लोड कितने का है 6 का, 6 किलोमीटर, ये 4 मीटर, ये भी कितना है 4 मीटर, 4 4 8 12 12 14 16 मीटर, 4 4 8 12 14 16 मीटर दिस वैल्यू। तो देखो जरा ये निकल गया यहाँ से, ये वैल्यू आ गया। अब बचा क्या, खाली एक अननोन बचा, वीसी निकाल दो, कितना होगा देखो जरा, वीसी 24 प्लस वीसी इक्वल टू 24 प्लस वीसी, यूडीएल 3 इंटू 4 प्लस ये यूडीएल 3 इंटू 8 और प्लस 6, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो वीसी का वैल्यू आ जाएगा, देखो कितना वीसी का वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट किया, तो वीसी आ रहा है आपका 18 किलोमीटर दिस वैल्यू, वीसी आ गया कितना 18 किलोमीटर दिस वैल्यू, सॉल्व हो गया, ये लोडिंग डायग्राम बन गया। अब इसका एसएफडी ड्रॉ कर सकते हैं, अब देखो जरा एसएफडी ड्रॉ करें इसका, यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम देखो बना है, ए से बी में यूडीएल इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नीचे चला गया, कितना है 3 का है 4 मीटर 12, ये 12 आ गया, देन 24 ऊपर गया 12 हो गया, फिर यहाँ कांस्टेंट, ये पॉइंट ये बी, कोई लोड ही नहीं ई तक, ई पॉइंट आ गया, फिर ई से कितना ये 12 है, 3 4 12 एफ पे 0 टच करेगा, एफ पर, उसके एफ से 3 4 12 नीचे गया, 12 नीचे गया 12, वीसी कितना 18 18 ऊपर चला गया 6, फिर कांस्टेंट, फिर 6 डाउनवर्ड ऐसे, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस बी पॉइंट एफ पॉइंट सी पॉइंट, तो ये लास्ट में क्या दैट डी पॉइंट, ये क्या हो गया इसका एसएफडी 6 वैल्यू, तो यहाँ से इसका एसएफडी ऐसे ड्रॉ कर दिया। तब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि दैट कई छोटे छोटे क्वेश्चन को कंबाइन किया है, एक क्वेश्चन ऑफ कन्वेंशनल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब करता है, और पूछता ही कई बार v इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स का यूज कहाँ, इधर से उधर यूज किधर से, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है।
देख लो फिर से एक बार। तो ये इसने क्वेश्चन में आपको बीएमडी दिया था और उसने बोला इसका कि लोडिंग डायग्राम बनाओ और इसका एसएफडी ड्रॉ करो, वो ड्रॉ करो। तो वो बनाया, देखो कैसे किया है। अब देखो ए से बी में 2 डिग्री है, तो मतलब क्या यूडीएल है, मालूम चल रहा है। फिर उसने क्वेश्चन बोला है कि ए बी ओवरहैंग है और सी डी आपका ओवरहैंग है। देखो जरा यहाँ, वहां फिर हम देख लेंगे अभी। ए बी ओवरहैंग, तो ये कैसा है, 2 डिग्री का मतलब यूडीएल -24। फिर ये 1 डिग्री, यानी यूडीएल में कुछ नहीं लगेगा। फिर ये 2 डिग्री मतलब क्या है, यूडीएल 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 सॉरी। देन ये वर्टिकल लाइन मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि यहाँ कंस्टेंट मोमेंट लोड है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देन एफ से सी में 2 डिग्री, ये क्या हो गया, यूडीएल। फिर ये सी से डी में 1 डिग्री, मतलब यूडीएल बिल्कुल कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोला ही उसने सपोर्ट एक्शन कहाँ पे, बी पे और सी पे, और देन बोला है कि ओरेंग पोर्शन है ए बी में और सी डी में। ठीक है, तो ये चेक कर रहे हैं। देखो ए बी में 2 डिग्री, आप 24 है, तो आप फिगर अपना खोल के रखना वो कॉपी में अपना, क्योंकि बार बार वीडियो घूमेगा नहीं कैमरा इधर, तो फिगर आपके पास है, यहाँ बात करते रहेंगे। ए बी में क्या है, यूडीएल है, और देखो यार -24 है बी पे वैल्यू। देन लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बीएमडी बनाई हुई है तो बीएमडी कनेक्शन लगेगा पूरा। यहाँ पे रखो एंटी क्लॉकवाइज -W1 4 × 2, W1 कितना आ गया 3। फिर क्या उसने बोला, बी पे सपोर्ट रिएक्शन है और ई पे वैल्यू 0 है। ई अपने फिगर कॉपी खोल के रखो ध्यान से, देखते रहो। ई वैल्यू 0, ये कितना है, -3 × 4 और 2 और 2 4, और प्लस ये क्लॉकवाइज वीबी × 2 0, तो वीबी आ गया। देन ई से एफ, एफ पर क्या है, एफ पर वैल्यू आपकी +24, मतलब जहां से वर्टिकल लाइन है उससे जस्ट डीएक्स पहले। तो यहाँ पे आपका तो वर्टिकल लाइन आया था एफ पे, यहाँ पे ये 24 है तो जस्ट डीएक्स पहले है, जस्ट डीएक्स आगे जाओगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका +24 ऐसे, यहाँ वैल्यू +24, तो -3 × 4 कितना, 4 2 6 और 2 8 सेंट्रॉइड पे, +24 × 6 और प्लस -W2 4 × 2 +24, W2 इतना आ गया, ऐसे बना 3 आ गया W2 का वैल्यू। उसके बाद देखो जरा, वहां एफ पर वर्टिकल लाइन है और 24 से आपका नीचे गया है 0 पे, तो यहाँ पे देखो जरा एफ पर वर्टिकल लाइन है, बीएमडी वर्टिकल लाइन मतलब कंस्टेंट मूवमेंट लोड, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 24 आ गया। देन एफ से सी में फिर से यूडीएल कितना है हमको नहीं मालूम, चेक करें। सी पेन रखो, तो ये एंटी -3 × 4 4 4 8 to 10 12 सेंट्रॉइड, प्लस 24 × 10 4 4 8 10, प्लस -3 4 × 6 प्लस -24 कंस्टेंट मोमेंट लोड, प्लस -W3 ये वाला इंटू 4 × -24 के बराबर W3 आ गया 3। देन उसके बाद देखो जरा, ये FC बन गया। देन उसके बाद CD पार्ट, अब CD में 1 लाइन है 1 डिग्री, इसका मतलब कोई यूडी लेवल तो है नहीं, लेकिन मूवमेंट -20, इसका मतलब कोई पॉइंट लोड लग रहा होगा डी पे कहीं पे, तो डी पे लगेगा वो डाउनवर्ड, क्यों, तभी क्लॉकवाइज देगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, राइट टू लेफ्ट बीएमडी कन्वेंशन। तो राइट यहाँ लिया, डी से राइट टू लेफ्ट चेक कर रहे हैं, बीएमडी कन्वेंशन राइट टू लेफ्ट, एंड यहाँ पेन रखो सी पे क्लॉकवाइज, तो राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तभी वो साइन प्लस दिखाते हैं। तो यहाँ पेन रखो क्लॉकवाइज -P × 4 -24, पी निकल गया 6 का वैल्यू। देन यहाँ से वीसी निकाल दो, 24 + VC = 3 × 4 + 3 × 8 + 6, जरूरी नहीं सब 3 निकला हर बार, इस क्वेश्चन में निकला, यहाँ कॉन्सेप्ट सीख गए, कल को 4 5 कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन में हर सेक्शन अलग अलग करके उसका एनालिसिस कर लेंगे। VC आ गया, एसएफडी बना दो, यूडीएल था डाउनवर्ड डिक्रीज हुआ, तो सपोर्ट एक्शन से ऊपर गया 12 24 12 हो गया ऊपर, फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर यूडीएल यहाँ पे 0, उसका नीचे चला गया, कंस्टेंट मूवमेंट लोड का तो एसएफडी कोई फर्क पड़ता नहीं। देन यहाँ भी सपोर्ट एक्शन ऊपर के 12 6 सपोर्ट 6 के लास्ट पॉइंट 0, तो क्रॉस चेक करेक्ट किया, तो ये एसएफडी। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी बनता ही यूज होता है। तो ये क्या उल्टा किया हमने, बीएमडी था उसे वापस हमने एसएफडी और लोडिंग डायग्राम ड्रॉ किया। तो इस तरह कभी क्वेश्चन आता है तो हर सेक्शन को अलग अलग करके हम सोच सकते हैं, और कल कोई बीच का पार्ट पूछ सकता है, गेट में अच्छा बन सकता है क्योंकि हम उल्टा थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो हमें पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है कैसे। ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन 4 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बना है, तो ये कई कोई बीच का पार्ट पूछेगा तो हम सोच सकते हैं कैसे आ रहा है। नोट कर लो इसको।
रफ कर दे रहे इसको। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। आवाज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेस का है। लिखो जरा। अ स्टील बार इज प्लेस्ड, a steel bar is placed between two copper bar. A steel bar is placed between two copper bar. Each having the same area and length. Each having same area and length. Same area and length as the steel bar. As the steel bar. At 15 degrees Celsius, 15. At 15 degrees Celsius. At this stage, they are rigidly connected. They are rigidly connected at both ends. At both ends. When the temperature is raised, when the temperature is raised to 315 degree Celsius, ये लिखा है। When the temperature is raised to 315 degree Celsius, the length of the bar increases. The length of the bar increases. Increases by 1.50 meter. ये लिखा है by 1.50 meter. Determine the original length. मतलब ये L पूछ रहा है। Original length and the final stress in the bar. Determine original length and final stress in the bar. अल्फा की वैल्यूज दिया हुआ है दोनों का, स्टील कॉपर का, और यंग्स मॉडल्स दिया है। थर्मल स्ट्रेस कई क्वेश्चन किए हमने, तो अटेम्प्ट करो पहले अपने आप वीडियो को पॉज कर दो और अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्व करना अपने आप से। तो अटेम्प्ट करो। तो आपने प्ले किया, इसका मतलब अटेम्प्ट कर लिया होगा, गलत सही जो भी कुछ किया हो। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है ये, कोई छोटा, अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सोच पा रहे हो, थोड़ा बहुत ही सोच पा रहे हो, तो गेट और ये सब क्वेश्चन कोई गलत नहीं होने वाला। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो सिंपल तब लगेगा हमने इतनी प्रैक्टिस करी हुई, इसलिए सिंपल लगेगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको करना है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ज्यादा सब्जेक्ट वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। खाली पढ़ते रहेंगे थ्योरी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थिंकिंग जरूरी है। वहां थिंकिंग तभी आएगी जब वहां अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो देखो जरा, ये कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ है, कॉपर है एंड्स पे, बीच में स्टील का बार, ये लेंथ L दिया है। इनिशियल टेम्परेचर 15 दिया है, बोला कि टेम्परेचर को रेज कर दिया 15 से 315,
मतलब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज कर दिया। तो बोल रहा है कि जब थर्मल टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना स्ट्रेस आएगा वो निकालो, और कह रहा है जब टेम्परेचर बढ़ गया पूरा तो इसका जो फाइनल लेंथ था वो 1.50 मीटर हो गया। टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो लास्ट का लेंथ है वो 1.50 मीटर हो गया। तो ये इनिशियल लेंथ कितना होगा वो निकालो। सो अब देखो जरा, हम बिल्कुल बेसिक से करें, जो हमको बेसिक पता है उसी को फॉलो करें। मैं हमको क्या पता है, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ लेंथ बढ़ता है, कंपोजिट सेक्शन है तो लेंथ अल्फा किसका ज्यादा है, एल अल्फा डेल्टा टी। एल डेल्टा टी सेम है 315 माइनस 15 300 डिग्री सेल्सियस, एल सेम है। अल्फा ज्यादा किसका है, ये कॉपर का 0.000175 है, इसका 0.0012 है, तो ये 12 है 17 है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाया है तो लेंथ, अगर मान लो कॉपर के अलग के दोनों का अलग अलग फ्री एक्सपेंशन देखें, कंपोजिट सेक्शन ना होता तो कॉपर ज्यादा बढ़ता, कॉपर ऐसे बढ़ता है इंक्रीज करता, ऐसे इतना इंक्रीज करता है, ऐसे मान लो केवल कॉपर होता है इतना बढ़ जाता। तो कितना है, एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी दिस वैल्यू। वही मान लो केवल स्टील, मान लो ऐसा नहीं कंपोजिट सेक्शन है वो, लेकिन एक्चुअल बस खाली एक्सप्लेनेशन के लिए कैसे, मान लो केवल स्टील होता इतना इंक्रीज करता, यहां से यहां इतना, तो ये कितना है एल अल्फा एस डेल्टा टी। तो कॉपर होता इतना बढ़ जाता, ये 5 mm बढ़ जाता कॉपर, स्टील बढ़ जाता 3 mm अगर अलग अलग होते, लेकिन अलग अलग तो है नहीं, तो दोनों सेम, दैट कंपोजिट सेक्शन है, इनिशियल फाइनल सब सेम रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, बीच में जाके कंपोजिट बनेगा, बैलेंस होगा। तो ये फाइनल लेंथ है ऐसे, तो ये है जो है दैट इज अ फाइनल लेंथ। पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट उसका वहां पे, तब ये 2 की जगह 3 कर दी। इसका मतलब क्या है, कॉपर को कुछ कम करना पड़ेगा, कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट कितना सिग्मा कॉपर, और यहाँ पे इसको स्टील को बढ़ाना पड़ेगा, स्टील में टेंसाइल फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कॉपर में कैसा आ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्टील में कैसा आ रहा है टेंसाइल। मतलब कॉपर पे अगर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आया तो स्टील पे 10 किलोन्यूटन टेंसाइल फोर्स आएगा। क्यों भाई, कॉपर पे 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आया तो अगर 9 हो जाएगा स्टील पे तो 1 कहाँ जाएगा, बैलेंस कैसे होगा। तो अगर ये 10 लगा, ये 5 यहाँ से 5 यहाँ से 10, तो ये 10 लगेगा ऐसे, यार जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था थ्योरी में तब एक ही रखते थे, तो यही सीधे बराबर कर दिया, कर वहां भी रहे थे, फोर्स ही तो बैलेंस कर रहे थे। कॉपर का 10 अकेला होता था 5 हो गया ऐसे, इस तरह से आगे। तो ये फाइनल लेंथ है, यहाँ बन रहा है आके। तो देखो जरा क्वेश्चन लिखे कैसे आएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही। पहला क्वेश्चन क्या, फोर्स बैलेंस होगा, तो सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर, 2 टाइम एरिया कॉपर इस वैल्यू, ऐसे लिखा, दैट इक्वल टू सिग्मा स्टील एरिया स्टील दिस वन, ऐसे। अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि दैट लेंथ एल का एरिया का वैल्यू सब सेम है, आपको वैल्यू दिया है, क्वेश्चन ने मेंशन किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियरली मेंशन किया है, a steel bar is placed between two copper bar each having the same area and length। तो लेंथ सेम है और एरिया सेम है, तो एरिया मान लो आपका ये 10 था तो ये 2 टाइम है दैट, एरिया सेम, मतलब ये एरिया कॉपर एरिया स्टील सेम, तो यानी 2 टाइम यहाँ बना, तो यानी क्या हो गया, सिग्मा एस कितना 2 टाइम सिग्मा कॉपर। तो ये पहला इक्वेशन, एरिया सेम, तो मान लो ये 10 स्क्वायर था तो 10 10 ये रहा, एरिया सेम, तो ये 10 ये 10 ये 10 लिखा है क्वेश्चन में। आ स्टील बार एरिया दिया नहीं तो कल को दे देता एरिया, से सॉल्व कर लेते। A steel bar is placed between two copper bars, each having the same area and length as of the steel bar। एरिया सेम था तो ये पहला इक्वेशन, ये बराबर आ गया। दूसरा देखो जरा, फाइनल लेंथ सेम है, फाइनल लेंथ क्या होगा इसमें, एल अल्फा डेल्टा टी स्टील का, और ये कम कर रहा है इसको, तो एल अल्फा एस डेल्टा टी, ये लेंथ बढ़ा और उससे प्लस माइनस कम कर रहा है सिग्मा एस में, सॉरी एस में तो बढ़ रहा है, तो प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल एस इस वैल्यू, ऐसे लिखेंगे। स्टील बढ़ा रहा है, यहाँ टेंसाइल फोर्स है, सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू एल एस, एज ए कॉपर का एल अल्फा कॉपर डेल्टा टी, और प्लस ये कम कर रहा है माइनस सिग्मा कॉपर डिवाइड बाई ई कॉपर इंटू लेंथ कॉपर इस वैल्यू, इक्वल ये वैल्यू ऐसे किया। अब देखो जरा इसमें क्या है, एल एल हर जगह सही है, एल ये एल एस है, यहाँ पे आपका दैट एल कॉपर है, देखो जरा एल एस इक्वल टू एल कॉपर है, लेंथ तो सेम ही है जो स्टार्टिंग का, तो ये एल सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एल कैंसिल, यहाँ से यहाँ एल कैंसिल। उसका देखो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है 315 माइनस 15, दैट 300 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन वाला पार्ट सब आपको खुद ही करना है, कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। एल कैंसिल हो गया, एल एस एल कॉपर के बराबर एल कैंसिल हो गया,
अल्फा दिया ही हुआ है स्टील का और अल्फा ई सब दिया ही हुआ है, डेल्टा टी पता है, तो ये दूसरा इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा कॉपर, ये सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या सिग्मा एस और सिग्मा कॉपर। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया आपने, किया होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रहा है आपका सिग्मा कॉपर का, ये कॉपर का वैल्यू है 84.52 मेगा पास्कल। ये क्या है, कंप्रेसिव, माइनस में आया, ये तो मैग्नीट्यूड दे देगा इक्वेशन, प्लस माइनस बाद में लगा ही लेंगे अपने, आपको फिगर्स देख चुके हैं। और सिग्मा स्टील कितना है, 2 टाइम है सिग्मा कॉपर, तो ये कितना 169.04 मेगा पास्कल ये टेंसाइल। ये कॉपर में और स्टील में दोनों में स्ट्रेस निकाल दिया ऐसे आगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, एक्सपेंशन, ये तो बन गया। अब बोल रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो फाइनल लेंथ जो है 1.50 मीटर हो गया। मतलब क्या है, ये एल और ये जो फाइनल लेंथ यहाँ पे दिखाया है, ये सब मिला के पूरा 1 पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा लेंथ कितना हो गया, 1, दोनों तरफ होगा, समझने के लिए खाली यूज कर रहे हैं। ये पूरा लेंथ कितना हो गया, 1.50 मीटर। तो देखो, जो चेक कर लो कैसे लिख सकते हैं। तो ये एल लेंथ तो पहले था ही, प्लस इतना लेंथ सिग्मा एस वाला, एल अल्फा डेल्टा स्टील का, और प्लस और वो ऐसे ले लो या कॉपर से माइनस कर दो, एक ही बात है, कहीं से निकाल दो। तो देखो, जो चेक करें, निकाल पुट करें, कितना वैल्यू है ये 1.50, पेट्रोल वैल्यू कितना आ रहा है 1.50 मीटर। एक्सपेंशन दी है टोटल लेंथ, एल अल्फा पुट कर दो, देखो जरा रख के जरा, तो एल मीटर, एल अल्फा एस डेल्टा टी, तो ये कितना है एल अल्फा एस डेल्टा टी, और प्लस सिग्मा पी प्लस पी एल अपॉन ए, रख दे रहे हैं यहाँ से, तो एल अल्फा एस डेल्टा टी दिस वैल्यू, और प्लस पी एल अपॉन ए सिग्मा एस प्लस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल दिस वन। The actual expansion that given 1.50 meter equal to 1.50, तो यहाँ से पुट कर दिया इक्वल टू 1.50 प्लस एल, एल इनिशियल लेंथ प्लस एल डेल्टा टी प्लस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल इक्वल टू 1.50। तो ये उसको पुट करेंगे तो यहाँ से एल का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये निकाल देंगे, एल सब एल के एल कॉमन ले लेंगे, एल्फा एस पता है, सिग्मा एस निकली चुका है, ई पता है, तो यहाँ से एल का वैल्यू को कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लें। तो देख लो फिर से एक बार, ये आपका दैट रीड कनेक्शन दिया हुआ है, बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है, 15 पहले था इनिशियल टेम्परेचर, बढ़ा के 315 कर दिया। तो ये बोल रहा है कि कितना स्ट्रेस आएगा वो निकालो, और देन ये इनिशियल लेंथ एल जो कितना वो कैलकुलेट करो, वो निकालने को बोला। तो देखो जब कैलकुलेट करें, तो एक तो क्या टेम्परेचर बढ़ाते लेंथ बढ़ता है तो कॉपर में ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टील में कम बढ़ेगा, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था। तो फाइनल तो लेंथ बराबर करना है, इसलिए क्या कॉपर कम करेगा स्टील बढ़ाएगा, तो कॉपर में अगर 10 किलोन्यूटन कंप्रेसिव फोर्स आया तो स्टील पे 10 किलोन्यूटन का टेंसाइल फोर्स आएगा। तो वही लिखा है सिग्मा कॉपर 2 टाइम एरिया कॉपर, क्यों, बिकॉज 5 यहाँ से 5 यहाँ से लगेगा। अब ये नहीं 10 आपने यहाँ 10 यहाँ तो 20 यहाँ पे 10 लगा दो, तो 10 कहाँ जाएगा, 5 5 10 तो 10 बैलेंस, जैसे एग्जाम्पल। तो सिग्मा कॉपर 2 एरिया कॉपर, सिग्मा एस एरिया स्टील, यहाँ से पुट कर दिया, ये पहला इक्वेशन। दूसरा देखो जरा, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी कॉपर का माइनस पी एल अपॉन ई माइनस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, पी एल अपॉन ई मतलब सिग्मा सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, स्टील का एल अल्फा डेल्टा टी प्लस दूसरा इक्वेशन, एल बराबर एल कैंसिल हो गए, डेल्टा टी मालूम है, बाकी सब दिया हुआ, दूसरा इक्वेशन है, सब कुछ निकलेगा अल्फा एस अल्फा सी के फॉर्म में। सो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अल्फा एस अल्फा सी का वैल्यू आ जाए। देन बोला कि फाइनल लेंथ आपको 1.50 मीटर हो गया, तो कहीं से भी निकाल दो, देखो जरा, तो ये एल लेंथ है प्लस एल अल्फा एस डेल्टा टी ये वाला और प्लस सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, या पूरा निकाल के माइनस कर दो कॉपर से, एक ही बात, ऐसे निकाल दो। तो एल प्लस अल्फा एस डेल्टा टी प्लस सिग्मा सिग्मा अपॉन ई इंटू एल इक्वल टू 1.50 मीटर। तो एक ही अननोन एल है, तो यहाँ से एल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसका आंसर देते हैं आपको, तो ये ऐसे कैलकुलेट कर लिया, नोट कर लो इसको। देखना जरा एक मिनट, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज था
वहां पे अगर शायद लिखा तो सही लिखा होगा, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है। तो जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था स्टार्टिंग में कि व्हेन द टेम्परेचर रीच बाय 315 डिग्री सेल्सियस द लेंथ ऑफ द बार इंक्रीजेस बाय 1.50 mm। तो मुझे हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा हो, तो अगर यही लिखा है तो ठीक है। अगर 1.50 मीटर लिख लिया है तो वो 1.50 mm है। तो लैंग्वेज क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 315 डिग्री सेल्सियस द लेंथ ऑफ द बार इंक्रीजेस बाय 1.50 mm। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो बढ़ा है इतना, ये पोर्शन 1.50 mm है, ये बोल रहा है 1.50 mm। तो अगर 1.50 mm वहां लिखा था तो ठीक है, अगर आपने मीटर गलती लिख दिया तो वो मिस्टेक है, वो सही कर लेंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 बाई इंक्रीज बाई 1.50 mm, इसका वैल्यू दिया है एल अल्फा डेल्टा टी प्लस सिग्मा अपॉन इनटू एल डिवाइडेड 1.50 mm। कल को सकता है पूरा दे दे, कल को मान लो बोल दे कि पूरा लेंथ फाइनल इतना हो गया, तो वैसे ही कर देते जैसे लिखा था। अब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसा लिखा उस वैसे यूज करेंगे। तो इतना लेंथ बढ़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बोल रहा है when the temperature raised by 315 डिग्री सेल्सियस the length of the bar increases by 1.50 mm। तो मीटर तो होता तो एल शुड यूज कर रहा होता अगर वो इतना लेंथ होता तो, लेकिन खैर 1.5 mm दिया था तो यहाँ से पुट कर दिया, इसको पुट करके तब यहाँ से एल निकालेंगे। तो ये जब सॉल्व कर रहा हो एल की वैल्यू तो ये निकल के आ रहा है आपका दैट 340.526 mm इज वेल। वो ये बिकॉज मुझे यही लग रहा था कि 1.50 मीटर बहुत ज्यादा है, इतना चेंजेस का इतना लेंथ नहीं यूज होता प्रैक्टिकली। खैर वो तो हमें जरूरत नहीं है, हम समझ समझ क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियर होगा। 1.50 mm का मतलब यही चेंज है, तो वो इंक्रीज बाई 1.50 mm वो यूज कर दिए। तो एल अल्फा डेल्टा टी और प्लस सिग्मा अपॉन इनटू एल, इस तरह से। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरह से नोट कर ले। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। बाकी अब जैसे भी होता है, जैसे स्टूडेंट अब मुझे क्वेश्चन लिखते हैं सर इसको जरा क्वेश्चन करा दीजिए, तो वैसे आप मुझे भेज दो, मेंशन कर दो कि सर इस तरह क्वेश्चन करा दीजिए। बाकी तो जैसे आप बोलते हैं तो वैसे करते रहते हैं। लास्ट में जाके हम ऑब्जेक्टिव मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन वाले भी करेंगे कुछ टाइम बाद। वो अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन कर रहे हैं, तो बनते ही उसके आपको पीडीएफ फाइल देंगे, आप उस क्वेश्चन देखोगे, खाली सॉल्व करेंगे, वो करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मेरे को ओवरव्यू पूरा सब सब्जेक्ट पूरा ले लें। तो ऐसे पहले आप मुझे भेजते रहो, आपकी जो कमियां हो दूर होनी चाहिए। तो आपको जो लगता है सर इस क्वेश्चन इस टॉपिक का ही क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो वही क्वेश्चन ले लेंगे। मुझे लगेगा नहीं ये स्टूडेंट बाकी कर सकते हैं, तो आपको वही रिप्लाई कर देंगे। तो इसलिए जो टॉपिक में जहां भी लगता है आपको इस टॉपिक के सब टॉपिक में यहाँ वीक हो सकता है, तो आप मुझे भेज दो कि सर इस टॉपिक का ही इसका क्वेश्चन ले लीजिए, मैं क्वेश्चन ढूंढ के वो करा लूंगा क्लास में। तो बस है कि मेहनत करना है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर कल देखते हैं।